नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो बच्चों, आपको एक ये बात बहुत ध्यान से सुन लेनी चाहिए कि ये टेंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी टेक्स्ट बुक में या अपने जो है वो पेपर के लिए जितनी इंग्लिश पढ़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पास्ट सिंपल में होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, या कंपोजिशन का हमारा जो हिस्सा होता है उसमें भी बहुत सारा जो बड़ा हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट के रूप में होता है। तो आपको ये टेंस बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। और यदि आप इस टेंस को सीखते हैं तो आपको बहुत सारे वाक्य बनाने में जो है वो बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये टेंस जो है इसके वाक्य बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मेट है, उसके द्वारा बन जाते हैं। बस थोड़ी सी 2-3 बातें आपको ध्यान से देखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम भूतकाल की ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं जो वर्तमान से कोई संबंध नहीं रखती, तो ऐसी बातों को हम जो पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो ये साधारण पहचान इस टेंस की वो देखो ये होती है कि इसके टेंस के पीछे वाक्य में जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे ता था, ते थे, ती थी आदि ये शब्द आते हैं। या जैसे आपने देखा, कहा, सुना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें यानी इसके वाक्यों के पीछे न तो है आता है, कभी न गा गे की आता है। तो ता था, ते थे, इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इसी प्रकार के शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान भी बहुत अच्छी सामान्य सी पहचान है। फिर इसमें अपने अगर जनरल सिग्निफिकेंस यानी व्यापक पहचान की बात करें तो बच्चों, इसमें भूतकालीन कार्य जो है वो इसमें हम पढ़ते हैं, या पास्ट के जो भूतकालीन आदतें हैं उनको हम पढ़ते हैं, या जो है पास्ट को डिनोट करने वाली कोई बात है, जैसे वह भयभीत था, तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं उनको हम अपने इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये थी इसकी सामान्य सी ये पहचान और इसमें किस प्रकार की बातों का अध्ययन करते हैं। फिर बच्चों, यहाँ पर आप देखें इसके एडवर्ब्स, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एडवर्ब्स किसी टेंस के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसके पर्टिकुलर होते हैं, टेंस के विशेष होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन शब्दों का अर्थ शब्द का, जैसे अगो यानी पहले, लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, वंस यानी एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ये सब पास्ट को डिनोट करते हैं, पास्ट को बताते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं आप इनके एडवर्ब्स जो आप याद रखें। और फिर आप अपने बात करते हैं ये जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो बच्चों, इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एटसेट्रा आता है, बस ये। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का प्रयोग करते हैं। हमने जैसे देख रहे हैं कि डिड आता है, फिर उसके बाद नोट आता है। और एक बात ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए कि केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो डिड आने के बाद चाहे वो निगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है, उन सभी में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आ रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम एक एक करके इसके वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं ट्रांसलेट वाले सेक्शन में। तो मैं आपको ले चलता हूँ नई स्लाइड पर, जहाँ पर हम वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम कुछ वाक्यों को लेकर के देखते हैं और पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसकी सामान्य सी। तो बच्चों, एफर्मेटिव की जिसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो वाक्य इसका कैसे बनता है, वो बच्चों इसका वाक्य बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एटसेट्रा। बिल्कुल एकदम सीधा सा वाक्य होता है इसका। तो इसमें कर्ता जो है एक वचन, बहुवचन, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। और फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों वो आती है डिड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आती है, डिड आती है। तो वो भी एक वचन, बहुवचन, सबके लिए डिड ही होती है। तो जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो डिड के बाद नोट लगाएंगे। तो ये सामान्य सी बातें जानने के बाद हम कुछ वाक्यों को जो है वो ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे अपने एक पहला वाक्य लेते हैं, जैसे वह गांव में रहता था। तो ये वाक्य हमारे पास है कि वह गांव में रहता था।
तो बच्चों यहाँ पर ता था आ गया ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करें तो आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट ही हो गया, तो इस प्रकार ही। और फिर देखो सेकंड फॉर्म आती थी रहना, रहना की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड, लिव में डी लग जाएगा तो लिव्ड हो गया। तो ही लिव्ड, अब वो कहाँ रहता था, गांव में, इन अ विलेज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप इस वाक्य को बहुत आसानी से बना सकते हैं। या अपने और वाक्य लेकर के देखते हैं, जैसे उसने मुझे 2 पत्र लिखे। ठीक है, तो ये एक वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, क्योंकि इसके पीछे न तो है न गागेगी है। तो बच्चों इस प्रकार के वाक्य जिनके पीछे न है, हो, हूँ या गागेगी हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं इस प्रकार के। तो उसने मुझे 2 पत्र लिखे, तो यहाँ पर हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करें तो बच्चों उसने की अंग्रेजी होता है ही। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही। फिर हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो लिखे मतलब राइट मीन्स लिखना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म आप जानते हो क्या होती है, रोट। तो ही रोट। अब इसमें देखो 2 ऑब्जेक्ट है, मुझे और 2 पत्र। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और जो व्यक्ति संबंधी होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो वाक्य जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो उसने मुझे 2 पत्र लिखे, तो मुझे की इंग्लिश हो गई मी, तो ही रोट मी। अब क्या लिखे उसने, 2 पत्र लिखे, तो यहाँ आ जाएगा 2 लेटर्स। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया 2 लेटर्स। तो इस प्रकार उसने मुझे 2 पत्र लिखे, इसकी इंग्लिश हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम इसके कुछ नकारात्मक वाक्य लिखे देख सकते हैं। ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस थे, जैसे अध्यापक ने प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य, या अध्यापक प्रश्न नहीं पूछता था, तो नहीं पूछा, तो ये ऐसे वाक्य भी पास्ट के हो गए। तो अपने इसको ट्रांसलेट करें तो हम देख सकते हैं कि ये वाक्य हो गया नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो टीचर हो गया अध्यापक, तो उसके पहले आप द लगा दें, तो द टीचर। ठीक है, किसी नाउन के पहले जो है द लगा देने से वो डेफिनिट हो जाती है, द टीचर लिख दो। अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, क्योंकि जब निगेटिव वाक्य बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और फिर हो गया द टीचर डिड नॉट। अब देखो बच्चों यहाँ पर वर्ब है पूछना, तो पूछना होती है आस्क, मीन्स पूछना होता है। तो द टीचर डिड नॉट आस्क, अब क्या नहीं पूछा उसने, प्रश्न नहीं पूछा, तो ये हो जाएगी अ क्वेश्चन। आप सीधा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यदि आपको प्रश्नों की संख्या नहीं दे रखी है तो आप उसके आगे ए लगा दें। तो द टीचर डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन, उसने एक प्रश्न नहीं पूछा। यहाँ पर हालांकि एक नहीं है, फिर भी आप ऐसा लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी नकारात्मक वाक्यों को बना सकते हैं। फिर हम एक जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे क्या तुम उस स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये देखो क्या से शुरू हो रहा है और साथ में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये बच्चों हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन याद होगी शायद कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी क्या से शुरू होते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि हम डिड लगाएंगे, तो डिड, फिर आता है सब्जेक्ट डिड यू। अब
देखो यहाँ पर पढ़ना मतलब स्टडी करना, यानी आप वहाँ पर स्टडी करते थे, तो डिड यू स्टडी। यहाँ पर हम रीड नहीं लिखेंगे, क्योंकि रीड का मतलब होता है बुक पढ़ना या कुछ पढ़ने से, मैटर पढ़ने से। यहाँ पर अध्ययन करने से, तो डिड यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते थे, उस स्कूल में। तो बच्चों यहाँ पर इन और यहाँ पर हो जाएगा उसकी अंग्रेजी दैट। ये संकेत सूचक शब्द हो गया, इस, उस, यानी दिस, दैट, इस प्रकार से इन दैट स्कूल। तो इस प्रकार से आप इसके वाक्य बना सकते हैं। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी निगेटिव, इंटेरोगेटिव या जितने भी ऐसे वाक्य होंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेंगे। केवल एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। फिर हमें एक इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे एक वाक्य यहाँ देखते हैं, क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें दो बातें होगी, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो ये क्या से जो शुरू हो रहा है तो इंटेरोगेटिव हो गया, और नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो हम डिड से शुरू करेंगे, हेल्पिंग और आएगी सबसे पहले। तो डिड, और यहाँ पर प्रधानाचार्य हो गया तो डिड द प्रिंसिपल, ठीक है, डिड द प्रिंसिपल। और फिर यहाँ पर देखो पहले हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पूछना होगी। तो द डिड द प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पर निगेटिव भी है, तो पहले आप इससे पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिड द प्रिंसिपल नॉट आस्क, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, इंटेरोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो डिड द प्रिंसिपल नॉट आस्क। अब फिर यहाँ पर तुम्हारा नाम, तो नाम से पहले तुम्हारा यानी योर आ गया, तो डिड द प्रिंसिपल नॉट आस्क योर नेम। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सिर्फ एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो वह इस गांव में कहाँ रहता था। देखो इस प्रकार का ये वाक्य रहता था। तो देखो बच्चों इसमें यहाँ पर बीच में आ गया कहाँ, तो कहाँ, कब, किसने, कौन, कैसे, ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हम WH वर्ड की तरह बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है बच्चों। तो पहले हम लिखेंगे वेयर, और वेयर के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आती है, तो वेयर डिड, और सब्जेक्ट हो गया ही, तो वेयर डिड ही, और रहना की इंग्लिश होती है लिव, तो वेयर डिड ही लिव। अब इस गांव में, तो इन दिस विलेज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाक्यों को बहुत आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये थे इसी टेंस के सेंटेंस। अब हम कुछ वाक्य जो है वो और जो हम पढ़ चुके हैं इसी टेंस के लेके देखते हैं। तो मैं कुछ वाक्य जो वो हम पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ चुके हैं उनके सेंटेंस लिख करके अपने ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखते हैं, जैसे यहाँ गर्मी में वर्षा होती है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर होती है, तो बच्चों है आ गया, प्रेजेंट हो गया, ता है, ती है होने से ना प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ये।
तो इसके वाक्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ देखते हैं कि जब बरसात का वाक्य आता है, वर्षा संबंधी वाक्य आता है, तो आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, इट को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो इट लिखेंगे आप सबसे पहले। फिर वर्षा होना की इंग्लिश होती है रेन, ठीक है। तो इट रेन और यहाँ लगा देंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट, एक वचन या किसी का नाम होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया इट रेन्स। और कब होती है, इन गर्मी में, यानी इन समर। तो यहाँ हो जाएगा इन समर हियर, ठीक है। तो यहाँ के लिए इसमें आ गया हियर। तो इट रेन्स इन समर हियर, यानी यहाँ पर गर्मी में बरसात होती है। तो इस प्रकार से देखो, ये एक हमने इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया। इसी प्रकार हमें एक वाक्य जो और दूसरे किसी टेंस का लेते हैं, जैसे क्या, वे, अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। चूंकि ये क्या से शुरू हो रहा है इसलिए इंटरोगेटिव हो गया ये सेंटेंस। तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर हम जो है इसको, चूंकि सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो हैव, और फिर हम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे तो हैव दे। अब देखो यहाँ पर समाप्त करना, तो हैव दे। अब समाप्त करना जो होता है वो फिनिश या कंप्लीट लिख सकते हैं। तो हैव दे फिनिश्ड, क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव दे फिनिश्ड। अब दे के लिए अपना देयर हो गया बच्चों, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हो गई। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे वे स्कूल कब जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कब आ गया था, क्यों, कब, कहाँ, किसने, ये सब जो है वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों। जाते हैं, ते हैं आ गया इसमें, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश क्या होती है, होती है व्हेन। तो यहाँ पर व्हेन आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब जो दे के अनुसार दे की डू आएगी, क्योंकि दे बहुवचन होता है। तो व्हेन डू, फिर आएगा सब्जेक्ट व्हेन डू दे, और जाना इंग्लिश हो गया व्हेन डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो बच्चों एक बार आप फिर जो है वो सेंटेंस को देख लिया करें कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, वो जो चाहे किसी टेंस के, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर एटसेट्रा होता है। फिर यदि निगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस फिर क्या आएगा, नोट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस एटसेट्रा होगा। तो इस प्रकार से फिर यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एटसेट्रा, प्लस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव तो है ही, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। फिर जो क्वेश्चन होते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन होता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है,
यानी WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब होती है बच्चों, और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस प्रकार से आप सबसे पहले टेंस का पता लगाएं, फिर सेंटेंस देखने के बाद इस प्रकार से उनकी जो है वो ट्रांसलेट करें उनको। तो ये आप अच्छी तरह याद रखें, ताकि जब हम वाक्य बनाएं तो शब्दों कैसे किसको कहाँ लिखा जा रहा है ये सब इसी से होता है। तो बाकी सिर्फ टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती रहती है। तो आज मैंने आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। तो आप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बना करके देखें और वीडियो को बार बार देखें, समझें, इसको सीखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस होता है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अपने अगला टेंस करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में।